बुक बाइट्स में आपका स्वागत है, जहां दुनिया की बेहतरीन किताबों के सबसे शक्तिशाली विचारों को हम बहुत ही छोटे, आसान और रोचक सारांशों में बदलते हैं। बिल्कुल। अगर किताबें पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है ना, तो जीवन, मानसिकता और सफलता के जो सबसे अहम सबक हैं, वो हम यहाँ लेकर आते हैं। हाँ, और आज की जो हमारी गहन चर्चा है, वो एक ऐसे विषय पर है जो सीधा हमारे घरों और सच कहूं तो हमारे बेडरूम से जुड़ा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद ही कोई बात करना चाहता है, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जरा कल्पना कीजिए, आपके अपने बेडरूम की दीवारों के बीच एक अदृश्य जज बैठा है। ओहो, ये तो बहुत डरावना ख्याल है। है ना? और वो जज सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी तय कर रहा है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी। मतलब हम आमतौर पर जब कानून या अदालतों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? टैक्स, संपत्ति के विवाद या फिर चोरी डकैती जैसे अपराध। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कानून एक बहुत ही तार्किक और ठोस चीज है, जिसका हमारी निजी जिंदगी से कोई खास लेना देना नहीं है। सही बात है। लेकिन क्या ये विचार अपने आप में चौंकाने वाला नहीं है कि जिस प्यार, जिन इच्छाओं और जिन रिश्तों को हम अपना सबसे निजी हिस्सा मानते हैं, हम्म। उन पर भी सरकार और न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही कड़ा पहरा है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी आज़ादी की बुनियादी समझ को ही झकझोर देता है। हम अक्सर इसी मुगालते में रहते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं या अपना जीवन किसके साथ बिताते हैं। ये पूरी तरह से हमारा अपना फैसला है। एकदम सही। लेकिन आज के इस चर्चा में हम जिस किताब के पन्ने पलटने वाले हैं ना, वो इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। हाँ, और इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ डिजायर, रूलिंग्स ऑन सेक्स एंड सेक्सुअलिटी इन इंडिया, जिसे अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर माधवी मेनन ने लिखा है। और आज की इस चर्चा का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि भारतीय कानून हमारी इच्छा यानी डिजायर को कैसे देखता है। माधवी मेनन अपनी किताब में बताती हैं कि कानून हमारी इच्छाओं को 4 अलग-अलग और बहुत ही सख्त नजरियों से बांटता है। अच्छा, वो 4 नजरिए कौन से हैं? वो हैं आपराधिक, अनैतिक, अश्लील और अप्राकृतिक। क्रिमिनल, इमोरल, ऑब्सीन और अननेचुरल। ये तो काफी भारी शब्द हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर कैसे समाज और न्याय व्यवस्था इंसान की सबसे प्राकृतिक भावनाओं को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि कानून और इच्छा के बीच ऐसा क्या टकराव है? मतलब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? टकराव की जड़ दोनों के नेचर में है। मेनन अपनी किताब में तर्क देती हैं कि कानून समाज की यथास्थिति, मतलब जो स्टेटस को है, उसे बनाए रखना चाहता है। हाँ, कानून को तो एक सिस्टम, एक व्यवस्था पसंद है। सही कहा। और जब इच्छा इस व्यवस्था को चुनौती देती है, चाहे वो जाति की दीवार हो, धर्म की हो या जेंडर की, तो कानून उसे सुरक्षा या नैतिकता के नाम पर नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसे समझने के लिए क्या किताब में कोई रीसेंट एग्जाम्पल दिया गया है? हाँ, बिल्कुल। किताब में 2021 के एक बहुत ही चर्चित मामले का जिक्र किया गया है, मोबिशर जावेद अकबर बनाम प्रिया रमानी केस। वेट, ये तो मी टू मूवमेंट से जुड़ा वो मशहूर मानहानि का मामला था ना, जिसमें पत्रकार प्रिया रमानी के पक्ष में फैसला आया था? हाँ, एकदम वही केस। तो सतह पर देखने से तो ये महिलाओं के अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत लगती है। मतलब इसमें तो कानून महिलाओं के साथ खड़ा नजर आता है। सतह पर बिल्कुल ऐसा ही है। जज ने माना कि महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने का पूरा अधिकार है और उन्हें मानहानि के मुकदमों से डराया नहीं जा सकता। जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला है। तो सही, लेकिन माधवी मेनन हमारा ध्यान उस फैसले की शब्दावली और उसके भीतर काम कर रहे तंत्र की तरफ खींचती हैं। शब्दावली मतलब जज ने जो शब्द इस्तेमाल किए? हाँ, फैसले में महिलाओं के सम्मान का उदाहरण देने के लिए बाकायदा रामायण का जिक्र किया गया। अच्छा। जज साहब ने कहा कि असली सम्मान वो है जो लक्ष्मण ने सीता को दिया था, कि लक्ष्मण ने कभी सीता के पैरों से ऊपर देखा ही नहीं। रुकिए, ये बात तो मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है। क्यों? अगर हम इस तर्क को गहराई से देखें तो लक्ष्मण ने सीता के पैरों से ऊपर इसलिए नहीं देखा क्योंकि सीता उनके बड़े भाई की पत्नी थी। बिल्कुल। मतलब समाज की नजर में वो किसी और पुरुष की संपत्ति थी और उस संपत्ति का सम्मान किया जा रहा था। यहाँ महिलाओं का अपना सम्मान कम और एक पितृसत्तात्मक नियंत्रण यानी पेट्रियार्कल कंट्रोल ज्यादा नजर आता है। एकदम सही पकड़ा आपने। माधवी मेनन भी ठीक यही बिंदु उठाती हैं।
कानून जिस चीज को सम्मान कह रहा है ना, वो असल में महिला की अपनी इच्छाओं को नकारना है। मतलब ये फैसला महिलाओं के पक्ष में होते हुए भी उस पुरानी सोच को ही मजबूत कर रहा है, जहां महिलाओं को हमेशा पवित्र और इच्छा रहित होना चाहिए। हाँ, जैसे उनकी अपनी कोई डिजायर हो ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी की सुरक्षा के नाम पर उसके चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच देना। बहुत सही एनालॉजी है। मतलब बाहर से देखने पर वो एक सुरक्षा चक्र लग सकता है, लेकिन इस रेखा के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो अंदर बैठी महिला के लिए एक जेल बन जाती है। बिल्कुल, एक अदृश्य जेल। और ये सीधा संदेश है कि महिलाओं की अपनी इच्छाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें हमेशा किसी न किसी पुरुष, पिता, भाई या पति के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। और मजे की बात देखिए, ये लक्ष्मण रेखा सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और कहाँ लागू होती है? जब कोई महिला इस रेखा को पार करने की जरूरत करती है ना, तो राज्य यानी स्टेट खुद एक पिता की भूमिका में आ जाता है। मतलब सरकार खुद पिता बन जाती है? हाँ, कानूनी भाषा में इसे पेरेंट्स पैट्रिया का सिद्धांत कहते हैं। पेरेंट्स पैट्रिया? मतलब जब कोर्ट खुद को एक अभिभावक या माता पिता के रूप में स्थापित कर लेता है और नागरिकों को बच्चों की तरह ट्रीट करने लगता है। ओहो, ये तो काफी पैट्रनाइजिंग है ना? मेनन अपनी किताब में 2016 के हादिया मामले के जरिए इस पूरी प्रक्रिया की बखिया उधेड़ती हैं। हादिया मामला? ये वही केस है ना जहां केरला की एक छात्रा ने इस्लाम अपनाकर शादी कर ली थी? हाँ, बिल्कुल वही केस। पर अगर एक 24 साल की बालिग महिला अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन रही है, तो इसमें राज्य को बीच में आकर पिता बनने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो वो बिंदु है जहां एक बेहद निजी इच्छा अचानक से एक सार्वजनिक और आपराधिक मुद्दा बन जाती है। हादिया, जिसका जन्म का नाम अखीला था, जब उसने शफीन जहां नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की, तो केरला हाईकोर्ट ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला सुनाया। क्या फैसला था? जजों ने कहा कि 20-22 साल की एक लड़की बहुत कमजोर उम्र में होती है। वेट, क्या 20-22 साल की उम्र कमजोर होती है? हाँ, और कोर्ट ने भारतीय परंपरा का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि एक अविवाहित बेटी की कस्टडी उसके माता पिता के पास होती है जब तक कि उसकी ठीक से शादी ना हो जाए। ये तो लिटरली अविश्वसनीय है। मतलब कानून ये कह रहा है कि एक 24 साल की स्वतंत्र नागरिक अपने फैसले खुद ले ही नहीं सकती? बिल्कुल, और इसी तर्क पर हाईकोर्ट ने उस शादी को रद्द कर दिया। माय गॉड, जब तक वो अपने हिंदू पिता के घर में थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इच्छा से एक अलग धर्म के व्यक्ति को चुना, तो उसे रातों रात कमजोर घोषित कर दिया गया और उसे राज्य के संरक्षण की जरूरत पड़ गई। ये तो सरासर पाखंड है। माधवी मेनन इसी कानूनी विरोधाभास को सामने रखती हैं। हालांकि 2018 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सही कहा, कोर्ट ने शादी को वैध मान लिया और साफ कहा कि जीवन साथी चुनना इंसान की निजता यानी प्राइवेसी का अभिन्न अंग है। चलिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो निजता के अधिकार का सम्मान किया, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह इच्छा की जीत हुई? पूरी तरह से नहीं। क्यों? किताब के अनुसार कहानी में असली पेच यही है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने शादी को वैध मान लिया, लेकिन उसी फैसले में कोर्ट ने एक और आदेश दिया। क्या आदेश? कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को यह अनुमति दे दी कि वो हादिया के पति शफीन जहां के बैकग्राउंड की जांच जारी रखे। वेट, NIA जो आतंकवाद की जांच करती है, एक शादी के मामले में? बिल्कुल। मेनन तर्क देती हैं कि इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी इच्छा निजी तो है, लेकिन अगर वो बहुसंख्यक समाज की तय की गई धार्मिक सीमाओं को पार करती है, तो वो राज्य की नजर में संभावित रूप से आपराधिक हो जाती है। यानी कानून ने एक हाथ से अधिकार दिया और दूसरे हाथ से उसी रिश्ते पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बिठा दी। हाँ, ये तो एक तरह से चेतावनी हुई कि अगर आप अपनी मर्जी चलाएंगे तो शक के दायरे में रहेंगे। बिल्कुल। और लेखिका ये भी बताती हैं क्या कि कैसे इस शक को अब बाकायदा कानूनी ढांचा पहनाया जा रहा है। हाँ, किताब में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों द्वारा पास किए गए उन कानूनों का विश्लेषण किया गया है जिन्हें आम बोलचाल में लव जिहाद के खिलाफ कानून कहा जाता है। तो मैंने इन कानूनों को किस नजरिए से देखती हैं? उनके नजरिए से ये कानून इस बात का सीधा सबूत है कि राज्य ये तय करना चाहता है कि नागरिक किससे शादी कर सकते हैं और किससे नहीं। मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी को स्वाभाविक प्रेम नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तरह देखा जाने लगा है। बिल्कुल। पर इसके लिए तो हमारे पास पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 मौजूद है ना? हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट तो है। अगर कोई बिना धर्म बदले शादी करना चाहे तो ये कानून उन्हें एक सेक्युलर रास्ता देता है। जातियों और धर्मों की दीवारों को तोड़ने के लिए तो ये बना था। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट पूरी तरह से एक प्रोग्रेसिव और आसान कानून है। तो क्या ऐसा नहीं है?
माधवी मेनन इसके काम करने के तरीके पर गहरी चोट करती हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने धर्म के नियमों के हिसाब से शादी करते हैं तो वो कितनी आसानी से हो जाती है। हाँ, बस मंदिर या मस्जिद में गए और हो गई, कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना होता। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं, कानून एक अजीब सी शर्त रख देता है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है इसमें आपको 1 महीने पहले कोर्ट को नोटिस देना पड़ता है। एकदम सही, 30 दिन का नोटिस। और वो 30 दिन का नोटिस सिर्फ किसी फाइल में बंद नहीं रहता। तो क्या होता है? उसे कोर्ट के बाहर बाकायदा नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है, जिसमें कपल के नाम, पते और पूरी पहचान लिखी होती है। अरे बाप रे! अब मेनन पूछती हैं कि क्या ये व्यवस्था सच में प्रेम विवाह को बढ़ावा देने के लिए है? मुझे तो नहीं लगता। असल में ये नोटिस पीरियड समाज के स्वघोषित ठेकेदारों और नाराज परिवारों को एक खुला निमंत्रण देता है। हाँ, कि आओ और इस रिश्ते में दखल दो, इसे रोको। बिल्कुल। ये तो बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। मतलब कानून ने अलग धर्म में शादी करने का एक दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन उस दरवाजे के बाहर इतने कांटे बिछा दिए। और ऊपर से एक लाउड स्पीकर लगा दिया ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए। बिल्कुल, इस तरह तो लोग उस रास्ते पर चलने से ही डर जाएंगे। और ये डर ही तो वो नियंत्रण है जो राज्य चाहता है। समझ रही हूँ। हादिया के मामले में हमने देखा कि कैसे राज्य धर्मप्रिय मामले में एक पिता की भूमिका निभाता है। लेकिन बात सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। तो और क्या है? राज्य हमारी नैतिकता का ठेकेदार भी बन जाता है। नैतिकता मतलब मोरालिटी। हाँ, जब इच्छा समाज की तय की गई नैतिकता के दायरे से बाहर जाती है तो कानून उसे अश्लीलता और अप्राकृतिक जैसे भारी भरकम शब्दों के पिंजरे में कैद कर देता है। अश्लील यानी obscene, ये शब्द तो हम आए दिन सुनते हैं, फिल्मों से लेकर किताबों तक, पर ये ठप्पा लग जाता है। लेकिन कानून आखिर ये तय कैसे करता है कि कौन सी चीज अश्लील है? क्या इसकी कोई वैज्ञानिक या बहुत ही ठोस कानूनी परिभाषा है? समस्या की जड़ी यही है, कानून के पास अश्लीलता की कोई स्पष्ट और ठोस परिभाषा है ही नहीं। तो फिर फैसले कैसे होते हैं? माधवी मेनन समझाती हैं कि ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि समाज का प्रभावशाली वर्ग किसे अश्लील मानता है। ओ, मतलब सब्जेक्टिव है पूरा। बिल्कुल। किताब में बताया गया है कि कानून की नज़र में अच्छी इच्छा या अच्छा सेक्स केवल वही है जो बंद दरवाजों के पीछे हो, जिसमें भावनाएं हों और जिसका इकलौता मकसद बच्चे पैदा करना हो। सिर्फ प्रजनन के लिए? हाँ, शरीर का कोई भी ऐसा प्रदर्शन या शारीरिक आनंद जो इस प्रजनन वाले सांचे में फिट नहीं बैठता, वो कानून के लिए अश्लील हो जाता है। इसका कोई उदाहरण जो किताब में दिया गया हो और जो इस बात को साबित करता हो? 2020 का रेहाना फातिमा का मामला इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। रेहाना फातिमा, मैंने शायद पढ़ा है इनके बारे में। वो एक जानी मानी एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने YouTube पर एक वीडियो डाला था जिसका शीर्षक था बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स। इस वीडियो में वो शांत बैठी थीं और उनके बच्चे, एक 14 साल का लड़का और 8 साल की लड़की, उनके नंगे धड़ पर पेंटिंग कर रहे थे। वेट, एक माँ और बच्चों का ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? उनका मकसद महिलाओं के शरीर को लेकर समाज के जो अवास्तविक और सेक्सुअलाइज्ड नजरिए हैं, उन पर सवाल उठाना था। अच्छा, वो बॉडी पॉजिटिविटी वाला एंगल। हाँ, वो दिखाना चाहती थीं कि महिला का शरीर सिर्फ सेक्स या आकर्षण का केंद्र नहीं है। वो सेक्स एजुकेशन को लेकर एक खुली चर्चा शुरू करना चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कानून ने इसे इस तरह नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं। कानून ने इसके पीछे की कला या राजनीति को बिल्कुल नहीं देखा। तो कानून ने इस वीडियो पर किस तरह रिएक्ट किया? कानून ने सीधे तौर पर एक गंभीर अपराध माना। उन पर पॉक्सो और IT एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। वेट, पॉक्सो जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाला कानून है? हाँ, वही। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। एक माँ जो अपने ही बच्चों के साथ एक कलात्मक वीडियो बना रही है, उस पर पॉक्सो कैसे लागू हो गया? इसके पीछे का कानूनी तर्क क्या था? मेनन इसी तंत्र को स्पष्ट करती हैं। कानून की नजर में महिलाओं का शरीर सिर्फ 2 ही काम कर सकता है। वो 2 काम क्या है? या तो वो मातृत्व की एक पारंपरिक और पूरी तरह से ढकी हुई छवि में हो, या फिर वो पुरुषों की इच्छाओं को भड़काने वाली कोई अश्लील चीज हो। ओहो, मतलब बीच का कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, चूंकि रेहाना फातिमा का शरीर उस संस्कारी मातृत्व वाले सांचे में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए कानून ने मान लिया कि ये कुछ अश्लील है। और क्योंकि उस वीडियो में बच्चे मौजूद थे, तो सीधे पॉक्सो लगा दिया गया। बिल्कुल। यहाँ कानून ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि शरीर का प्रदर्शन गैर यौन यानी नॉन सेक्सुअल भी हो सकता है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब अगर आप समाज की तय की गई छवि में फिट नहीं होते, तो कानून किसी भी अच्छे कानून को आपके खिलाफ एक हथियार बना सकता है। एकदम सही। मुझे ना यहाँ 2005 में महाराष्ट्र के बार डांसरों पर लगे प्रतिबंध की भी याद आ रही है। वहां भी तो कुछ ऐसा ही मॉरल स्टैंड लिया गया था ना? हाँ, एकदम।
किताब में उस मामले का भी बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रातों रात उन हजारों महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था जो डांस करके अपनी रोजी रोटी कमाती थीं। और ये प्रतिबंध इसलिए तो नहीं लगा था कि वहां शराब बिक रही थी या कोई गैर कानूनी काम हो रहा था। बिल्कुल नहीं, शराब के ठेके और बार तो खुले रहे। बैन सिर्फ डांस करने वाली महिलाओं पर लगा। क्योंकि समाज के ठेकेदारों को लगा कि सार्वजनिक जगह पर एक गरीब महिला का शरीर अगर आजीविका के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो समाज का नैतिक पतन कर देगा। हाँ, मॉरल करप्शन हो जाएगा समाज का। हालांकि 14 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाया, लेकिन ये मामला साफ दिखाता है कि हाशिए पर रहने वाली महिलाओं की इच्छाएं और आजीविका कानून के निशाने पर सबसे पहले आती हैं। और जब बात जेंडर या अप्राकृतिक संबंधों की आती है ना, तो कानून की ये संकीर्णता और भी गहरी हो जाती है। अप्राकृतिक मतलब अननेचुरल? हाँ, माधवी मेनन बताती हैं कि कानून के लिए अप्राकृतिक वो सब कुछ है जो एक पुरुष और एक महिला के रिश्ते के अलावा है। यानी हेट्रोसेक्सुअल रिश्ते के अलावा सब कुछ। बिल्कुल। इसका सबसे स्पष्ट और विवादित उदाहरण सबरीमाला मंदिर का मामला है। सबरीमाला, जहां 10 से 50 साल की उम्र की यानी मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर सदियों से रोक थी। हाँ, वही केस। लेकिन इस मामले को अप्राकृतिक से कैसे जोड़ा जा सकता है? मेनन का नजरिया यहाँ बहुत दिलचस्प है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति तो दे दी, लेकिन इसके पीछे समाज और कानून में जो बहस चल रही थी वो गौर करने लायक है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने वालों का मुख्य कानूनी तर्क क्या था? क्या तर्क था? तर्क ये था कि वहां के देवता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो इसमें महिलाओं के जाने से उनका ब्रह्मचर्य कैसे खतरे में पड़ जाएगा? यही तो वो सोच है जिसे मेनन उजागर करती हैं। कानून और समाज दोनों ये मान लेते हैं कि देवता भी हेट्रोसेक्सुअल हैं और महिलाओं की महज मौजूदगी उनके लिए एक प्रलोभन है। ओहो, ये तो महिलाओं को ही प्रॉब्लम मान लेने वाली बात हो गई। बिल्कुल। एक महिला का शरीर सिर्फ इसलिए कि वो प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म से गुजरती है, उसे देवता के लिए एक खतरा और अशुद्ध मान लिया जाता है। ये तो बायोलॉजिकल वास्तविकता को ही कटघरे में खड़ा कर देना हुआ। कानून ऐसा बर्ताव करता है जैसे दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का सांचा है और बाकी जो भी बायोलॉजिकल सच्चाई है वो अप्राकृतिक है। और मजे की बात देखिए, जब ये बायोलॉजिकल सांचा असल जिंदगी में टूटता है तो कानून पूरी तरह से लाचार हो जाता है। लाचार हो जाता है? कैसे? किताब में एथलीट पिंकी प्रमाणिक का मामला इस बात को बहुत अच्छी तरह साबित करता है। पिंकी प्रमाणिक? हाँ, वो जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं जिन्हें पूरी दुनिया एक महिला के तौर पर जानती थी, लेकिन उनकी लिव इन पार्टनर ने उन पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। वेट, एक महिला पर बलात्कार का आरोप? ये कैसे मुमकिन है? हमारा जो भारतीय दंड संहिता है यानी आईपीसी, वो तो इसके लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल। मेनन समझाती हैं कि आईपीसी की भाषा इतनी संकीर्ण है कि उसमें बलात्कार या पेनिट्रेशन को सिर्फ एक बायोलॉजिकल पुरुष के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। मतलब फीमेल परपेट्रेटर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, कानून के पास इस बात का कोई खांचा ही नहीं था कि दो महिलाओं या ट्रांस व्यक्तियों के बीच यौन हिंसा को कैसे देखा जाए। तो जब जेंडर और सेक्स की पारंपरिक परिभाषाएं टूटती हैं तो हमारा पूरा कानूनी ढांचा धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि उसने कभी इसके आगे कुछ सोचा ही नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो माधवी मेनन की किताब हमें दिखाती है कि कानून कैसे इच्छा को आपराधिक बनाता है जब वो धर्म की सीमाएं लांघती है, जैसे हादिया मामले में। बिल्कुल। कैसे वो उसे अश्लील मानता है जब वो बिना प्रजनन के उद्देश्य के शरीर को प्रस्तुत करती है, जैसे रेहाना फातिमा और बार डांसरों के केस में। हाँ, सही कहा। और कैसे वो उसे अप्राकृतिक ठहराता है जब वो पारंपरिक जेंडर के बंधनों को तोड़ती है। एकदम सही समरी है। लेकिन ये सब तो डार्क साइड है। हाल के सालों में तो कुछ बड़े बदलाव भी आए हैं ना? हाँ, न्याय व्यवस्था ने कुछ अहम कदम तो उठाए हैं। जैसे 2018 के नवतेज जौहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए धारा 377 को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। बिल्कुल, वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। और उसी साल धारा 497 यानी व्यभिचार अडल्ट्री को भी अपराध नहीं माना गया। हाँ, ये भी हुआ। तो कई लोगों का मानना है कि अगला लॉजिकल स्टेप समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देना है। क्या सबके लिए विवाह ही वो आखिरी मंजिल है जहां पहुंचकर सभी तरह की इच्छाओं को आजादी मिल जाएगी? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और आज के समय में बहुत प्रासंगिक भी है। लेकिन माधवी मेनन अपनी किताब में
एक बहुत ही क्रांतिकारी और शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला निष्कर्ष निकालती हैं। अच्छा, वो क्या है? उनका तर्क है कि सबके लिए विवाह की मांग करना असल में कानून के उसी दमनकारी जाल में दोबारा फंसना है। वेट, दोबारा फंसना? हाँ, इसके बजाय वो किसी के लिए विवाह नहीं, यानी मैरिज फॉर नन की वकालत करती हैं। किसी के लिए विवाह नहीं। मुझे इस बात पे थोड़ी आपत्ति है। क्यों? विवाह तो प्यार का सबसे बड़ा सामाजिक और कानूनी सम्मान है। सदियों से दुनिया भर में लोग इसी मान्यता के लिए तो लड़ रहे हैं। इसे पूरी तरह खत्म करने की बात क्यों की जाए? मेनन का तर्क यह है कि हम विवाह को सिर्फ एक प्यार के बंधन के रूप में देखते हैं, जबकि राज्य उसे एक कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में देखता है। कंट्रोल मैकेनिज्म? हाँ, कानून विवाह का इस्तेमाल लोगों को प्यार में जोड़ने के लिए कम और अधिकारों को बांटने के लिए ज्यादा करता है। ये कैसे? इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे नागरिक अधिकारों को एक वीआईपी क्लब के अंदर बंद कर दिया गया हो। अच्छा। और उस क्लब का पास सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पास राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शादी का सर्टिफिकेट हो। समझ रही हूँ। अगर आपको अस्पताल में अपने पार्टनर के मेडिकल फैसले लेने हैं, बैंक खाते में नॉमिनी बनना है, संपत्ति विरासत में लेनी है या बच्चों को गोद लेना है, तो आपको इस वीआईपी क्लब का हिस्सा होना ही पड़ेगा। ओहो, तो माधवी मेनन का कहना है कि समस्या इस वीआईपी क्लब में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि बुनियादी नागरिक अधिकार इस क्लब के अंदर क्यों है। एकदम सही। मेनन के अनुसार जब हम समलैंगिक विवाह की मांग करते हैं तो हम असल में राज्य से कह रहे होते हैं कि कृपया हमें भी इस वीआईपी क्लब में शामिल कर लीजिए। हाँ, हम सिस्टम को चुनौती नहीं दे रहे, बस सिस्टम में एंट्री मांग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उन लोगों का क्या जो विवाह की पारंपरिक परिभाषा में फिट नहीं बैठते? जैसे कि जो लोग एक साथ कई पार्टनर्स के साथ रहते हैं, या जो बस एक कम्यून में दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, या जो शादी ही नहीं करना चाहते। हाँ, ऐसे भी तो बहुत लोग हैं। क्या एक लोकतांत्रिक देश में उन्हें अस्पताल में देखभाल या संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब लेखिका ये कह रही हैं कि हमें विवाह की संस्था को बड़ा करने या उसमें शामिल होने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि हमारे बुनियादी नागरिक अधिकार हमारी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर ही ना हो। अधिकार हर नागरिक को मिलने चाहिए, चाहे उनकी इच्छाओं या उनके रहने का रूप कुछ भी हो। यही इस किताब का मुख्य संदेश है। कानून चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इच्छा को किसी भी खांचे, किसी भी धारा या किसी भी सामाजिक लक्ष्मण रेखा में बांध नहीं सकता। इच्छा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ताकत है जो लगातार उन दीवारों को चुनौती देती हैं जो हमें बांटती हैं। और ये चर्चा हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपनी खुद की मान्यताओं पर सवाल उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हम आजाद हैं? तो जरा सोचने वाली बात है, अगर कल को राज्य और कानून हमारे बेडरूम से, हमारे निजी रिश्तों और प्रेम से पूरी तरह बाहर निकल जाएं, अगर हमारी इच्छाओं पर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी तरह का कोई सरकारी ठप्पा न लगे, तो क्या हमारा समाज अराजकता में टूट जाएगा या फिर हम मानव इतिहास में पहली बार सच में आजाद होंगे? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल। तो अगर ये चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया बुक बाइट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एक साथ मिलकर हर दिन बेहतर और समझदार बने, एक समय में एक किताब के साथ।